चलिए, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। 119 मीटर, 153 मीटर और 204 मीटर के तीन इमारती लकड़ी के टुकड़े को समान लंबाई के तख्ते में विभाजित की जाती है। हर एक तख्ते की अधिकतम लंबाई क्या होगी? तो सबसे पहला केस ये है कि 7 तो होता, लेकिन 7 से बड़ी कौन सी है? लेकिन 7 मीटर को हम इसमें डिवाइड, लेकिन 17 मीटर में हम डिवाइड कर सकते हैं। 119 में 7 गो तख्ता बनेगा, 153 में 9 तख्ता बनेगा और 204 में 12 तख्ता बनेंगे। तो एक क्वेश्चन पूछेगा तख्ते की अधिकतम लंबाई क्या होगी, तो इसका मतलब 900। एक पूछेगा तख्ते की न्यूनतम संख्या क्या होगी, तब हम कहते हैं इसमें 7, इसमें 9, 16 और इसमें 12, तो 28 न्यूनतम तख्ते का निर्माण होगा। तो क्वेश्चन पढ़ लेना होगा कि न्यूनतम तख्ते की संख्या कितनी होगी, तो 28, और अधिकतम साइज का तख्ता कितना होगा, तो 17। क्लियर यहां तक? क्वेश्चन है पी क्यू और आर के बीच 3, 5 और 7 का अनुपात है। आर को क्यू से 4000 अधिक मिले। अच्छा, ये जो 4000 है ये आर और क्यू के बीच का डिफरेंस है ना, तो आर और क्यू के बीच का डिफरेंस कितना है और चाहिए कितना? टोटल। टोटल कितना है? 7, 5, 12, 3। केवल पी और क्यू कह रहा है, तो पी और क्यू का कितना चाहिए? 8 चाहिए। तो पिछला क्लास याद होगा कि वैल्यू बट्टे किसकी और चाहिए जिसकी, तो हम कह सकते हैं कि 16000। एक क्रिकेट खिलाड़ी को 42 पारी में औसत रन कितना था? यानी 1260 रन टोटल बनाया था। 42 पारी, औसत 30 का, टोटल 1260। इसमें से अगर 2 पारी हटा दे, तो 2 पारी हटा देंगे तो 40 पारी का औसत कितना हो जाएगा? तो टोटल कितना हो जाएगा? 1100। तो 140 जो होगा वो उसी 2 पारी का रन होगा जिसको हटाया गया, और हटाया गया उसमें एक है मिनिमम रन और एक है मैक्सिमम रन। हर हमेशा अलजेब्रा नहीं लगानी है, थोड़ा सा सोचना है। 140 तक तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है। अब बताइए सबसे अधिकतम और सबसे न्यूनतम के बीच कितने का अंतर है? अगर ये 100 रन ही नहीं होता तो अंतर क्या होता? बराबर हो जाते ना। तो अगर 100 नहीं होता तो होता कितना? 40। 40 जब होते तो ये भी 20 होता और ये भी, लेकिन मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में 100 रन का फर्क तो है, तो हम कहेंगे मैक्सिमम रन 120 और मिनिमम रन कितना? तो आंसर कौन सी होगी? 120 होगी। यानी जितने का अंतर होगा मेंटली उतने को माइनस कर देंगे, अंतर ही नहीं रहेगा तो समान हो गए, और उसके बाद जो ज्यादा है वो ज्यादा ही होगा, और ऑब्वियस सी बात है। नहीं तो मुझे एक को x मानना पड़ता, एक को x + 100 मानना पड़ता। यहां तक ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 79। जब भी कभी भी रेशियो इस टाइप से हो उसको सबसे पहला काम सीधा कर लेते हैं। और सीधा करने का तरीका क्या है? कोई नियम नहीं है, जैसे मन करे बस नीचे वाला हट जाना चाहिए। तो नीचे वाला हट जाएगा एक ही शर्त पे, 30 से तीनों में गुना कर देते हैं। अगर मैं 30 से गुना किया तो पहला वाला 105, 30 से गुना किया तो दूसरा वाला 40, 30 से गुना किया तो तीसरा वाला 36। ठीक है। अब क्वेश्चन के मुताबिक 4 महीने के बाद ए ने अपनी पैसे को 50% से बढ़ा दिया। तीनों साझेदार की ये पूंजी है।
सवाल यह है कि ये वाली पूंजी कितने महीने तक रही? 4 महीने तक ही रही। कितने महीने तक? लेकिन उसके बाद के जो 8 महीने हैं उसमें उसने अपनी पूंजी जो 105 था उसको 50% से बढ़ा दिया। मतलब नई पूंजी कितनी हो जाएगी? कोई 152 का टेंशन नहीं है, वही हुआ, लेकिन कोई टेंशन तो नहीं है। अब कोई डाउट है यहां तक? जो हमने किया वो कितना है? बढ़ी हुई पूंजी 3/2, ठीक है। लेकिन ये जो 40 रुपया है इसने न लगाया न हटाया, ये कितने महीने तक? और जो 36 वाला है वो भी कितने महीने तक? 12 महीने तक। कोई डाउट यहां तक? किन्हीं को भी थोड़ा डाउट है तो क्लियर कर लीजिए। नहीं ना? तो जितना रिलीफ हो सके काटिए, ठीक रहेगा। 4 कॉमन ले लिए, तो ये 4 और ये 4 कट गए। 4 कॉमन लिए तो ये कितने हो गए? 4 कॉमन लिए तो ये 3 भी कट रहा सब में, ये 3 काट दीजिए। अच्छा, काटने वक्त ये भी ध्यान रखना है सब पे नजर होनी चाहिए। तो ये कितने हो गए? 135, अब 35, 100, और ये कितने हो गए? 40, और ये कितना हुआ? चाहे तो और भी हम काट सकते। 4 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 35, 10 और 9 का रेशियो। अब कह रहा है बी का हिस्सा बताना है। बी का हिस्सा है कितना? 10। कितने में है? 35, 9, 54, 44 और 10, 54 में। टोटल है कितना? तो 400 टाइम्स कट जाएगा, तो बी का हिस्सा कितना होगा? 4000 रुपया होगा। मान लेते हैं हमको काटने में थोड़ा भी दिक्कत है तो इसको पहले जोड़ लीजिए और तब काट दीजिए, उससे कोई इशू नहीं है। ठीक है, यहां तक क्लियर? यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं? अगर थोड़ा भी काटने में दिक्कत है तो ऐसे बना सकते हैं। एक 105 चौके कितना हुआ? 420, और ये हुआ 420 का 3 गुना 1260 ना, तो ये हो गया आपका 1680 हो गया ना। उसके बाद ये हो गया 480 और ये हो गया 432। अब आपका सब वैल्यू 16 से कट जाएगा। 16 से काटेंगे तो 105, 30 और 16, 105, 30 और 16 से काटेंगे तो 27। अभी फिर 3 से कट जाएगा तो 35, 10 और 9 का रेशियो, ठीक है। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। दूसरे बर्तन में 8/5 है। दोनों को किस अनुपात में मिलाएं कि दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाए? ठीक है, तो पहले वाले में दूध कितना था और दूसरे वाले में दूध कितना है, और दोनों अगर मिल जाए तो दूध कितना हो जाएगा? 9/13। जब दोनों के बीच में डिनोमिनेटर सेम है तो घटाना यहां बहुत इजी है, नहीं? और जब डिनोमिनेटर अलग अलग है तो उल्टा गुना कर दीजिए। 13 पंचे 65, 9 सत्ते, दोनों के बीच का अंतर कितना?
और दोनों का गुणनफल नीचे वाले का, तो 7 अनुपात क्या होगा, 2 होगा। 13 13 सत्ते 91 होगा। क्लियर ना? अच्छा, ये 5/7 समझ में आ गया ना? ये भी 8/13 समझ आ गया। दोनों मिला के कितना? तो जब दोनों के नीचे वाला सेम है तो भिन्न का नियम क्या कहता है, ऊपर वाला डायरेक्ट घटा लीजिए। अगर दोनों का नीचे वाला सेम नहीं है तब क्या करेंगे, तो इसको ऐसे चलेंगे जैसे कि मेरे पास है 5/7 और दूसरे है 9 बट्टे कितना, तो एक तरफ होगा 65 होगा और एक तरफ 63 होगा, और नीचे में दोनों का गुणनफल कितने हो जाएंगे, तो 65 में से 63 गया तो कितने हो गए, 2/। अब तो क्लियर। लेकिन ये बात समझ में नहीं आया होगा कि बीच में काहे गया, बहुतों को समझ में नहीं आता है। अच्छा, दूधे काहे लिए, ये भी समझ में नहीं आता। पानी का कहा कोई औचित्य है, वो भी समझ में नहीं आया। अच्छा, दूध लिए तो पानी से भी सेम रेशियो आएगा, ये बात समझ में आती है। फिर ये अनुपात किसका आता है, दूध और पानी का आता है क्या? नीचे का जो अनुपात आया वो क्या आया है, 7 और 2 का नामकरण अगर करने जाए तो 7 क्या है, ना ये दूध है ना ये पानी है, ये बर्तन है। इसलिए पूरा मैथ में प्रॉब्लम है। आपको ऐसे समझना है कि पहला बर्तन था A लीटर का अगर, तो दूसरा बर्तन था B लीटर का, और दोनों जब मिलाइएगा बर्तन को तो वो हो जाएगा A प्लस। और ये बात तय है कि पहले बर्तन के दूध प्लस दूसरे बर्तन के दूध बराबर टोटल बर्तन के दूध होते हैं। या पहले बर्तन का पानी प्लस दूसरे बर्तन का पानी मिलाएंगे तो मिश्रण के पानी के क्या होगा, तो पहले बर्तन में दूध है 5 बटे कितना, और दूसरे बर्तन में दूध कितना है, और दोनों मिला करके कुल बर्तन में दूध बनना कितना चाहिए, 9 बटे। अब रही बात, एक में 7 है एक में 13 है, 13 काटेंगे तो 7 बुरा मान जाएगा, 7 काटेंगे तो 13 बुरा मान जाएगा। तो नियम क्या कहता है दुश्मनी का, दोनों साफ। तो 13 सत्ते 91 से गुना कर दीजिए। जैसे ही 13 सत्ते 91 से गुना करेंगे तो जहां 7 है वो 13 पंचे कितना होगा, 65 है। अच्छा, एक क्या माने थे अब याद है ना, पूरी बर्तन। मैं कह रहा हूं ना, 10,000 में से 9,999 को नहीं पता, आंसर एको का गलती नहीं होता है। सबसे मजे की बात है इसमें, आंसर एको का गलती नहीं होता है। और अगर हम 7 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 सत्ते 56, 56 भी। 91 से आप गुना कर रहे हैं तो 9 सत्ते 63 ए और 63 बी। 65 में से 63 गया क्या होगा, और 56 7 63 7 बी। तो ए बर्तन और बी बर्तन की क्षमता का अनुपात हुआ 7/2। यानी बर्तन ए से 7 लीटर जिसमें दूध और पानी दोनों, अब बर्तन बी से 2 लीटर जिसमें दूध और पानी दोनों, और जब दोनों मिलाएंगे तो दोनों मिला के 9 लीटर, उसमें भी दूध और पानी दोनों। इसीलिए ऊपर दूध लिखिए या पानी लिखिए, नीचे जो रेशियो आता है वो बर्तन की धारिता का अनुपात आता है, यानी पहले वाले से कितना लीटर लिया जाए। और हमारी हिम्मत भी नहीं है कि अगर आप लीटर लेंगे तो दूध ले लेंगे और पानी छोड़ देंगे, छूटेगा क्या, नेचुरली। अच्छा, आपके पास एक गिलास में 3 लीटर दूध है, दूसरे गिलास में 2 लीटर दूध है, दोनों मिला देंगे तो दूध क्या लीटर होगा, 5 लीटर। तो तीसरे बर्तन में ही ना डाल पाएंगे, दूध तो रहेगा 5 लीटर ना। पहले बर्तन में अगर पानी लेते हैं तो दूसरे बर्तन का पानी दोनों मिला करके मिश्रण में जितना पानी होगा सब उतने ही के बराबर ना होगा, क्या अलग हो जाएगा। तो दूध प्लस दूध जोड़ के होता क्या है, दूध ना होगा। आराम से पढ़िए, कैजुअली मत पढ़िए, बाद में बहुत रोना आता है बच्चा को जब वो क्वेश्चन छूट जाता है।
आपको एक क्वेश्चन का कीमत नहीं पता है तो जिसका 92 है, जिसका 91 पे फेल हुआ, पूछिए जाके, कल ही रिजल्ट आया है। बहुत समझ रहे हैं, वो सब समझ रहे हैं। अब क्लियर हुआ आपका? ये दूध अगर है, ये दूध है तो ये दूध है, और अगर पानी अगर 2/7 लेके अगर चलते हैं तो दूसरे में भी 5/13 पानी, दोनों बर्तन जोड़ करके 4/13 पानी होगा। अब क्लियर? क्वेश्चन नंबर 81, एक माँ की आयु एक पुत्र की आयु की क्या है? 3 गुनी है, लेकिन 5 साल पहले पुत्र की आयु पिता की आयु की 1/6 गुनी थी। अगर हमको पूरे सवाल को ठीक से समझना हो तो ऊपर से अगर चलेंगे तब तो फिर बट्टा कैलकुलेशन, और नीचे से चलेंगे तो फिर सवाल इजी। 5 साल पहले, आप 5 साल पहले ही सोचिए। अगर हम 5 साल पहले सोचते हैं तो इस जगह पर पिता की उम्र और बेटे की उम्र की हालात क्या होगी? अगर पिता का एज x होगा, मतलब बेटे का एज x होगा, तो पिता का एज क्या होगा? कब की बात है? लेकिन हम कोई भी सवाल एज का बनाते हैं, पहुंचते अपने वर्तमान पर है, क्योंकि वर्तमान पे पहुंचने से सवाल इजी हो जाती है। तो वर्तमान में दोनों के एज अब निकल के आ गए। अब यहाँ पे आप वर्तमान में पहला लाइन को पढ़िए, तो पिता मम्मी की एज जो है वो पुत्र की एज की, तो ये फादर है तो मदर का एज क्या होगा? 3x + 15 होगा कि नहीं? हा? अब आप बीच के लाइन में फिर आ जाइए, उसके पिता उसकी माता से कितना वर्ष बड़ा है? तो पापा उसके माता से 3x बड़ा है केवल, और साथ ही साथ -10 पिता का एज माइनस मम्मी का एज, हाँ या ना? तो 5 - 15 -10 न होगा, और ये कितने के बराबर है? तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो मम्मी की एज हो जाएगी 15 15 30, पापा का एज कितना हो जाएगा? 30 5, अब बेटे का एज कितना हो जाएगा? 10। तो पुत्र की वर्तमान आयु कितने वर्ष होगी? 10 वर्ष होगी। साउंड ठीक नहीं है। ए जजमान कहाँ भाग गए? साउंड ठीक है तो चाय मंगवा दीजिएगा। वो हम सुन लिए, सब हैबिट है, टेंशन नहीं लेना है, एक एक क्वेश्चन डिस्कस कर देंगे तब जाइएगा। हड़बड़ाहट हो तो घर पे यूट्यूब पे आराम से देखिए, बहुत जल्दी देखना हो तो 2 घंटे के बाद यूट्यूब पर री अपलोड हो जाती है, फास्ट भगा के देखिए। लेकिन जो क्लास की स्ट्रेटजी है वो वही चलेगी, क्योंकि ये आपकी एसेट्स है, संपत्ति है। अब आपका नहीं संपत्ति है, एक बार जैसे रिकॉर्ड करेंगे वैसे ही रिकॉर्ड होगा। आपको सबसे पहला लाइन, अगर हम पहले लाइन को पढ़ते हैं तो बेटे का एज से माँ की एज 3 गुनी है। एक हैबिट होता है, ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट ऐसे बनाए, आप ऐसे भी बना सकते हैं। मान लीजिए 10 सेकंड के लिए कि आपने पहले लाइन से शुरू ही किया, तो आप क्या मानते? बेटे का एज x मानते, तो मम्मी का एज क्या मानते? 3x मानते। पॉइंट नंबर 1 क्लियर। 5 साल पहले बेटे का एज क्या होगा? आप रफ कर लीजिए, x - 5 होगा, x - 5, चूंकि आप वर्तमान माने हैं। उस समय में पापा का एज बेटे का एज का 6 गुना है, 1/6। ये कब का एज हुआ पापा का? 5 साल पहले। तो आज के डेट में पापा कितने होंगे? उठा के रख दीजिए। तो आज के डेट में पापा 6x और -25 हो गए। आप ऐसा नहीं कि रिवर्स नहीं चल सकते, 25 हो गए। इसमें डाउट है तो पूछ सकते हैं। क्लियर। अब आप बताइए पापा मम्मी से कितने बड़े हैं? 3x माइनस, इस बार जो है 5 का डिफरेंस है ना, तो x बराबर इस बार क्या आ जाएगा? 10। इस बार जो 10 आएगा वो बेटे का डायरेक्ट क्या आ जाएगा? जहां का एज मानेंगे वहां का आंसर आएगा। तब डिपेंड आप पे करता है कि आप जाते कैसे हैं और क्या मान रहे हैं।
डिपेंड आप पे करता है। अब क्लियर हो गया, चलिए बढ़े आगे। 82 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए 5 घंटा प्रतिदिन काम करके किसी काम को कितने दिन में खत्म करता है, तो 8 पंचे 40 घंटे का काम है ना, और बी का 60 घंटे का काम है। मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी कभी भी दोनों साथ में बोले तो प्रोडक्ट बट्टे सम कीजिए। जैसे ही प्रोडक्ट बट्टे सम करेंगे तो ये ए प्लस बी का आवर्स आ जाएगा, और जब ए प्लस बी का आवर्स आएगा 24 घंटे, तो अलाउड कितने घंटे हैं, तो कितने दिन लगेंगे, 3 दिन लगेंगे। कोई टाइमिंग बताइए ऑल क्लास का। ऑल क्लास का टाइमिंग शाम में 6 से 7 रीजनिंग, 7:20 से मैथ, 8:30 से 10:15 तक जीएस नहीं, इसके बाद फिर रात में मेरे घर से 10:30 बजे से लेकर के अप्रोक्सीमेट 12:30 बजे तक फिर मैथ। इतने चीज पढ़ने के लिए 1 रुपया देना नहीं पड़ता ऑनलाइन में। क्या इसमें दिक्कत आई बोलिए। ए 40 घंटे बी 60 घंटे हुए, तो ए प्लस बी क्या होगा, प्रोडक्ट बटे सम होगा। 24 घंटे हुए, 24 घंटे में ए और बी काम को कर सकता है, लेकिन 8 ही दिन आप 8 ही घंटा एक दिन में कर सकते हैं, तो 3 दिन लगेंगे। राम श्याम की अपेक्षा दुगुना काम करता है, मतलब राम की स्पीड 2x की है अगर, तो श्याम की स्पीड कितने की है, तो हम x क्यों लगाए, हम समझ गए कि एक का स्पीड 2 का है अगर, तो एक का स्पीड 1 का है। ठीक, एक दूसरे से कितने घंटे कम समय लेता है, तो यहां पर 2 रास्ते हैं आपके पास। एक रास्ता है कि एफिशिएंसी अगर है तो इसका उल्टा हम लोग क्या लेके चलते हैं, टाइम लेके चलते हैं। एफिशिएंसी का उल्टा अगर टाइम लेके चलते हैं तो दोनों के समय का अंतर रेशियो के हिसाब से 1 का है, क्वेश्चन के हिसाब से कितने घंटे का अंतर है, और 1 की वैल्यू 3 घंटे, तो ए को अगर 3 घंटे लगेगा तो बी को कितने घंटे। अब फिर से मैं गुजारिश करूंगा दोनों मिलके, तो दोनों के गुणनफल बट्टे दोनों का सम। ठीक पिछला कॉन्सेप्ट, तो 6 या 18/9 कितने घंटे, क्योंकि यहाँ क्या पूछ रहा है, दोनों मिलके, तो दोनों मिलके दोनों के समय का गुणनफल और दोनों का सम। क्लियर अब। लेकिन जो मेरा अपना मानना है, आप एक बात बताइए, जिस काम को ये 1 के स्पीड से कर सकता है उसको ये 2 के स्पीड से कर सकता है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, श्याम को अगर t आवर्स लगेंगे तो इसको t-3 आवर्स लगेंगे, और स्पीड इनटू टाइम बराबर टोटल डिस्टेंस होता है, इट मींस टोटल वर्क हुआ। बोलिए हाँ या ना। तो 1 सेकंड में आप कह सकते बिना पलटे हुए t बराबर कितने के, 6 के, और दूसरे का 6 हुआ तो पहले का 3 हुआ। तो अगर ये 6 है और ये 3 है तो दोनों मिलके उस काम को क्या करेगा, ए बी बट्टे ए प्लस बी। अरे हाँ या ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84, क्यों ऐसा कह रहा था, क्योंकि ये जरूरी है समझने के लिए। ए की तुलना में 7 गुना तेजी से कौन भरता है, तो बी की स्पीड 7 की और ए की स्पीड 1 की, हाँ या ना। और मुझे अगर स्पीड इनटू टाइम बराबर डिस्टेंस पता है तो ए को कितना मिनट लगते हैं,
तो मेंटली आप कह सकते एक के स्पीड से अगर 24 मिनट लगेगा तो दोनों साथ हो जाए तो 8 के स्पीड से कितने मिनट लगेंगे, कोई कैलकुलेशन नहीं होगा, ना रेशियो पलटना पड़ेगा ना कुछ। ये जो देखते हैं ना रेशियो वाला, इसको पलट के उल्टा कर दो, इसको पलट के उल्टा कर, सब मास्टर एक ही जैसा पढ़ा है इसीलिए ऐसा होता है। सब टीचर को डर लगता है कि थोड़ा भी मेथड अगर चेंज करेंगे तो कहीं लोग उनसे पढ़ने लगेगा, हमको ना छोड़ दे, इसलिए हम अपना मेथड चेंज करके रखते हैं। इससे ये होता है कि कहियो अगर मान लीजिए कुछ भी गड़बड़ी हुआ तो आपका कम से कम क्वेश्चन जल्दी बन जाएगा, हम लोग का भविष्य खराब हो जाएगा, देख लेंगे नहीं होगा। अच्छा ये समझ में आया कि नहीं आया? तो आपको जरूर लालच बढ़ेगा। और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस और टाइम एंड वर्क दोनों एक ही है, बस वर्क को डिस्टेंस मान लीजिए, सारा सवाल बन जाएगा। लीजिए फिर से डिस्टेंस आ गए। आप मेंटली बताइए कि एक की स्पीड कितनी की है, एक की स्पीड कितने की है, दोनों मिलकर के विपरीत दिशा में किस स्पीड से जाएगा, 22 के स्पीड से जाएगा। कितना किलोमीटर जाना है, उसमें भी 11 किलोमीटर नहीं जाना है, 44 किलोमीटर जाने में क्या घंटा लगेगा? नहीं होगा। टोटल दूरी तय करना है 55 किलोमीटर, उसमें से भी दोनों के बीच में 11 किलोमीटर का गैप रह जाए तो अब टोटल दूरी तय करना है 44 किलोमीटर। 44 किलोमीटर की दूरी दोनों विपरीत दिशा में चलता है तो 22 किलोमीटर 1 घंटे में तय करेगा, तो 2 घंटे में दोनों के बीच 44 किलोमीटर की दूरी तय होगी और दोनों 11 किलोमीटर के गैप पे भी रहेगा। जय श्री राम। एक दूसरे को 7 सेकंड में पार कर लेता है, कौन? तो ट्रेन का टाइम तो मिल गया, आपको 3 शब्द चाहिए, स्पीड डिस्टेंस और टाइम। टाइम मिल गया, चलिए डिस्टेंस कितना है, एक ट्रेन की लंबाई, दूसरे की लंबाई दिया, हाँ तो छोड़ दीजिए उसको, जो भोज में निमंत्रण है उस भोज में पारा मर जाए। स्पीड दोनों का मिला, किस दिशा में जा रहा है खोज लीजिए, किस दिशा में, तो स्पीड दोनों की क्या हुई, 120 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब 5/18 मीटर सेकेंड स्पीड हुआ। पूरे रास्ते में टाइम मिल गए, इसके बाद आपको समझ में आ गया कितना होगा, 250 होगा। इसके बाद तो उत्तर साफ ही हो गया, 250 में 150 दिले है तो बाकी कहां है, 100 मीटर की दूरी। टोटल दूरी तय होगा 250, चाहे कितनों कुछ कर ले। 250 में से 150 पहला ट्रेन है तो बाकी दूसरा ही होगा। क्लियर यहां तक? क्वेश्चन नंबर 87, ठहरे हुए पानी में। रात में डिस्कशन हम करा रहे थे ना नाव तथा धारा का। बताइए पानी अगर ठहरा हो तो 10 के रफ्तार से कौन चल सकता है, नाव चलिए, आप चलिए, लेकिन 10 के रफ्तार से। और नदी की गति कितनी है, कुछ भी समझ में नहीं आए, बगल में गंगा है, सीधे उस पे जाके सूत जाना है, किधर लेके जाएगा, जिधर बहाव है। मतलब क्लियर है, आप अपना स्पीड 0 कर देंगे फिर भी आप 6 के रफ्तार से जाएंगे, अपना आप स्पीड बढ़ा देंगे तो आप हरहर जाएंगे, तो जाएंगे तो 16 के रफ्तार से, हाँ या ना, और वापस उल्टा जाएंगे तो छपछपाते रहेंगे, हाँफ जाएंगे। तो 16 के रफ्तार से जाएंगे, 80 किलोमीटर बहते हुए जाना है, कै घंटे लगेंगे? इसके लिए ये सब रटना की जरूरत नहीं है, स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ करंट, ये सब सुनने में बड़ा खराब लगता है कि हम लोग भी अभी भी बचपने में जी रहे हैं। कुछ नहीं करना है, जैसे ही कोई सवाल ना बने उस सवाल को देखिए और उसकी व्यवस्था कर लीजिए। एगो नाव लीजिए, नदी जाइए, 6 के रफ्तार से पानी बहाइए, खुद 10 के रफ्तार से, अपने 16 के रफ्तार से चल जाएगा। 80 किलोमीटर क्या घंटे में, ये सब फील करना है, रियल में नहीं। हाँ हाँ हाँ, क्या कुछ कहना चाह रहे थे? 1 तारीख को जाना है, जाइएगा जरूर, चलिए जाइएगा तो हम भी उसी में मिलेंगे, ठीक ना? अच्छा, अरे पक्का कच्चा के बातें नहीं है, लड़का कितना ही बताइए, आराम से, हड़बड़ाना नहीं है। अब बताइए लड़का कितना है, 3 दिख रहा है,
3 दिख रहा है, हमको 3/5 दिख रहा है। अगर सबको यही दिख रहा है तो फिर हम जो देख रहे हैं वो अगर देख लिए तो झंझटे खत्म हो गया। अब जो हम देख रहे हैं वो क्या है, 20% लड़का को छात्रवृत्ति मिला तो 80% लड़का को नहीं मिला, और 30% लड़की को छात्रवृत्ति मिला तो 70% को। कोई चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है, परसेंटेज पाल के रखेंगे। 16 तिया 48 और 14 दूनी 28, 48 28 76, परसेंटेज पाल के रखे हैं हम। 76% विद्यार्थी को नहीं मिलेगा। नहीं होगा। क्लियर यहां तक? कोई दिक्कत? लेकिन अगर किन्हीं को 3 दिख रहा था तो भी प्रॉब्लम नहीं है। बस 3 गुना 80 2 गुने 70 भागा में फिर टोटल विद्यार्थी उनको 5 भी दिखना चाहिए बाद में। हाँ, एक व्यापारी के पास कितना किलो चीनी है? 1000 तो है, लेकिन वो पहला हिस्सा कितने परसेंट के लाभ पर बेचा? 8% के लाभ पे पहला हिस्सा बेचा। पहला हिस्सा ये ध्यान में रखना है, और दूसरा हिस्सा 18% के। अब बाद में जब दोनों हिस्सा जोड़ के हिसाब बारी किया तो पता चला पूरे पर 14% हुए। ऊपर में प्रॉफिट परसेंटेज होता है, नीचे में क्वांटिटी का रेशियो आता है। एलिगेशन के साथ बीमारी है, ये अर्धनारीश्वर है। ऊपर यदि पुरुष है तो नीचे औरत है। ऐसा होता ही नहीं है कि अगर आप रेट का कंपैरिजन करेंगे तो रेट आएगा, वहां पे क्वांटिटी आएगा। ऊपर में स्पीड होगा तो नीचे में टाइम आएगा। तो 14 में से 8 गया कितना, ये कितना? इसके बाद काटना बुद्धिमानी नहीं है, मन ही मन सोचिए। 40 60 400 600 टोटल जोड़ के 1000। 18% वाला कितना? 600 होगा। अच्छा, यहां भी प्रॉब्लम है कि प्रॉफिट परसेंटेज अगर है तो फिर क्वांटिटी कैसे आ गया, है कि नहीं? हाँ, तो सिंपल है प्रॉब्लम, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। पहला वाले पे 8%, पहला हिस्सा 8%, ठीक। दूसरा हिस्सा 1000 माइनस, गलती से भी नहीं, y का 18%। दोनों हिस्सा मिलाकर x प्लस वाई ओवरऑल। इसके बाद निहारने से आंसर है 14x 8x कितने के बराबर? 18y 14y कितने के बराबर? तो x और y का रेशियो कितना आया? अब आप बताइए, x और y का रेशियो आप 2/3 कहें या 6/4, x और y माने क्या थे पहले ये बताइए। पहला भाग कितना किलो और दूसरा भाग कितना, तो उसी का अनुपात आया है कितना कितना किलो। इसीलिए जब एलिगेशन लगाते हैं तो नीचे क्वांटिटी का रेशियो आता है। ये तो आपको शुद्ध रूप से याद होगा कि पहला भाग 5%, 10% 5 साल, ब्याज कितना? और दूसरा हिस्सा 12.5% 4 साल, ब्याज कितना? इसका मतलब हुआ क्लियर कि पहला हिस्सा जो था उसका ब्याज भी 50% और दूसरा हिस्सा जो था उसका भी ब्याज 50%, और दोनों के ब्याज आपस में बराबर है तो मूलधन भी बराबर हो गया, संयोग। तो दोनों के दोनों मूलधन 1500 जोड़ के है तो एक 750, दूसरा भी 750। अच्छा, ये जो हमारे पास सवाल है 1200 रुपया 2 साल में 1323 हो जाती है, हाँ या ना? तो 1200 रुपया अगर 1323 हो जाती है का अर्थ हुआ 400 रुपया 441 हो जाती है, हाँ या ना? सबसे पहला मूलधन और मिश्रधन दिया तो कुछ नहीं कीजिए, रेशियो। और पूरे सीआई में टाइम सबसे बड़ा फैक्टर। अगर वो 2 साल है तो स्क्वायर रूट, 3 साल रहेगा तो क्यूब रूट। तो 20 से 21 मतलब 5% क्या है? तो एक तो हुआ कि मूलधन और मिश्रधन की मदद से हम रेट कैसे निकालें, एक पॉइंट क्लियर। और दूसरा पॉइंट 1600 रुपया मूलधन है, कितना?
1600। रेट आपका कितना परसेंट आया? तो अमाउंट कितना होगा? 21/20। कितने साल तक? 3 साल में 21/20 का क्यूब कितना होगा? अब बट्टे कितना? तो ये 5 मरतबे कटेगा। अब 5 से भागा कभी मत दीजिए, सीधे डबल कीजिए। डबल करने पर क्या होगा? 92 दूनी 184, 185, 22 बट्टे में कितना? 1852 रुपया 20 पैसा। क्लियर? यानी पहला लाइन अपने आप में एक क्वेश्चन है, दूसरा लाइन भी अपने आप में एक क्वेश्चन है। यानी दोनों के अप्रोच पे गौर करना है कि जब भी कभी भी सीआई में रेट निकालना हो तो पूरा एकदम बैगन के खेत में लगी लगा के बैगन नहीं तोड़ते हैं। जैसन जवाब रहे क्वेश्चन का उसी हिसाब से। और गारंटी है कि अगर 3 साल होता तो क्यूब रूट होती, 2 साल होगा तो स्क्वायर रूट होगा। गारंटी है। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल रूल ही है पावर n। तो जितने साल का होगा बिना उतने पावर के बढ़ ही नहीं सकता। एक खुलल टंकी है, टंकी अगर खुलल होता है इसका मतलब पेंदी होता है कि नहीं होता है? पेंदी होता है, ढक्कन खुला हुआ है ना? पक्का ना? पानी किधर रहता है? अंदर या बाहर? अंदर रहता है। ये भी बात सही है। टंकी मोट है तो भी पानी किधर रहेगा? अंदर। बाकी मोटाई के साथ पूरा हिसाब किताब। अब आप बताइए, टंकी आपका पूरा का पूरा खुलल है और दीवार इसकी मोटाई है 5 सेंटीमीटर। तो मोटाई अगर है तो टंकी तो होगी बड़ी लंबी चौड़ी तक, लेकिन 5 मीटर के मोटाई पर उसमें क्या है? दीवार है। तो आपकी जो लंबाई है 330 सेंटीमीटर। कितना? 330 सेंटीमीटर की जो लंबाई है उसमें से 5 बाएं और 5 दाएं में पानी नहीं होगा। बताइए, यही देख लीजिए, इसी से पता चल जाएगा। इसका मतलब 10 सेंटीमीटर लंबाई कम होगा। पक्का? तो आपकी जिसमें पानी है उसकी लंबाई 320 होगी। पक्का ना? अच्छा, 260 मीटर चौड़ाई है, उसमें भी 260 सेंटीमीटर में 5 मीटर की तो यही मोटाई लिया हुआ है। तो पानी किधर है? यहां से है या यहां से? तो 5 अगर इधर से कम होगा तो 5 उधर से कम हो गया, 10 कम हो गए। इसका मतलब 260 में से 10 कम हो गए तो कितने? 250। ठीक है। इसी में पानी है आपका। गहराई कितनी होगी मुझे नहीं पता, भूल जाइए अभी क्या दे रहे हैं। गहराई कितनी होगी मुझे नहीं पता, क्योंकि पानी इसी गहराई में है। किस गहराई में? इस गहराई में। और पानी की कुल मात्रा कितनी है? 8000 लीटर। और 1 लीटर का मतलब होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक। इसी से बलबला के उत्तर फेंक रहा है। ये कितना होगा? 80,000 होगा। तो 80,000 होगा तो एगो जीरो कट गया। जिस पर पानी है उसकी मोटाई आपकी, जिस पे पानी है वो गहराई है 100, लेकिन टंकी बता रहा है 110 सेंटीमीटर। कितनी? इसका मतलब वह ढक्कन है नहीं। पानी आपका 100 पे है, अब मोटाई आपका 110 दिखा रहा। इसका मतलब वो 10 में पानी नहीं है, 10 सेंटीमीटर की वो तख्ती है। इसका मतलब उस तख्ती की जो मोटाई है वो कितना? 10 सेंटीमीटर है। अगर आप 1.1 का इस्तेमाल करना शुरू किए तो रुलाना भी शुरू करेगा कि आखिर x घटाएं कि 2x घटाएं। क्लियर? तो जो है जहां है वहीं रहेगा। क्लियर यहां तक? ये समझ में आया कि नहीं? इसमें ऊंचाई में समस्या है तो ऊंचाई पे अभी पारा मर जाए। बच गया लंबाई चौड़ाई, दोनों तरफ से 5-5 कम हो जाएंगे, यानी 10 कम हो जाएंगे। और पूरी आयतन इतनी है तो गहराई जिस पर पानी है, गीला वाला सतह, वो कितना आया? 100 में गीला। क्वेश्चन में दिखा रहा है 110, यानी 1.1 मीटर। तो 110 में 100 गीला है तो फिर 10 गीला काहे नहीं हुआ? वही तली की मोटाई है, ढक्कन है ही नहीं। तो तली की मोटाई कितनी हो गई? 10 मीटर, 10 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर लंबे कोर वाले घन को एक आयताकार पानी के बर्तन में डुबो दिया जाता है। बर्तन की तली की लंबाई 20/15 की है तो पानी की सतह में कितने का वृद्धि होगा? बचपन में एक पॉपुलर क्वेश्चन हुआ करता था, बेलनाकार बर्तन में एक गोला डाल दिए तो पानी कितना उठेगा?
उतना ही जितना आयतन का पानी हमने सामान डाला। तो आपने कितना घन सेमी का सामान डाला है? 15 का क्यू। इसके आयतन उसी के आयतन के बराबर होगा जिसमें हमने, तो 20 गुने 15 तो ठीक है, लेकिन जैसे ही डाला तो लेवल क्या बढ़ेगा? मान लिया एल या कुछ भी मान लीजिए, तो ये कितने हो गए? 1 15 तो कट जाएगा, 2 15 बच जाएगा। 225 का आधा कितने हो जाएंगे? 11.25 होगा ना। अच्छा, ये वृद्धि होगा, यानी अगर पानी है तो उतने ही लेवल ऊपर उठेगा और उसी आकार में उठता है, इसीलिए घनाभ का आयतन बराबर कोण के आयतन के बराबर। यहाँ 24 सेंटीमीटर व्यास मतलब 12 सेंटीमीटर त्रिज्या, 4 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या, 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु को पानी में निमज्जित किया जाता है। निमज्जित मतलब पूरी तरह से डिबो देना। तो अगर पानी में आपने डुबाया तो पानी का स्तर 7 सेंटीमीटर उठ गया। पिछले क्वेश्चन से लेसन ले लीजिए। पिछले क्वेश्चन में क्या था? जो बर्तन था बेलनाकार है यहाँ पे, तो पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और एच मतलब कितना हाइट उठा है? 7 सेंटीमीटर उठा है, ठीक है। और इसमें डाला कौन गया? शंकु। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आप बताइए, इसका आयतन इसके आयतन के बराबर होता, लेकिन इसकी संख्या कितनी है पता नहीं, तो जितनी संख्या में डाले उठा। ये कौवा वाला कंकर वाला क्वेश्चन हुआ ना। तो पाई कट गए, इसके बाद 3 कट गए, 144 से 16 9 कट गए, तो 63 शंकु इसमें क्या करना पड़ेगा? डाला गया होगा। यानी 63 शंकु के आयतन के बराबर में उसकी पानी उठी थी। अब यहां तक क्लियर सब लोगों का? किसी ठोस लंब वृत्ताकार बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, जैसे ही कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बोला किसका? बेलन का, तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हम सब लोग जानते हैं 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच होता है। और ये किसी गोले के क्षेत्रफल, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है, उसका ये दोगुना है। शर्त के मुताबिक दोनों की त्रिज्या एक समान है। इसका मतलब अगर r की वैल्यू देखा जाए तो r के बराबर है ना, तो फिर ठीक है। ये क्या हो गया? 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, और इसकी छोटी वाली r को ही बड़ी r कर देते हैं, तो 4 इंटू 2, या लिख दीजिए ऐसे ही 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 2 के, तो पाई कट गए, 2 कट गए, बोलिए जजमान, एक आर भी कट गया? नहीं कट गया, तो क्या बचेगा? 4 आर, यहां पे आर बराबर एच, तो एच बराबर किसके? 3 आर के। तो आर और एच का रेशियो क्या हो रहा है? 1/3 ना, 1/3 ना। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। और गोले का आयतन, गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, तो पाई पाई कट गए, 3 तिया 9 अनुपात कितने के? जो पहले होगा उसको पहले लिखना है। ठीक है ना? क्लियर ना? आर और एच मिल गया तो आर दोनों के लिए सेम ही है। x प्लस 1 एक बहुपद है और इसमें इसका क्या है? ये गुणनखंड है। गुणनखंड का मतलब क्या होता है? गुणनखंड का मतलब ये होता है कि हम लोग x प्लस 1 बराबर 0 कर देते हैं, लेकिन ये भी बहुत लोग को नहीं पता है कि 0 के बराबर क्यों करते हैं। हर सवाल में 2 क्वेश्चन ऐसा है जो बन रहा है
जो होगा देखा जाएगा। नहीं, एक्चुअली आप इसको ऐसे समझिए, 3 गुने 4 बराबर क्या होता है? तो ये बताता है कि 12 का एक गुणनखंड 3 है और एक गुणनखंड, तो इसका उल्टा बताता है कि ये जो 3 है उससे जब हम इस संख्या में भाग देंगे तो रिमाइंडर होगा 0। मीन्स भाजक गुने भागफल बराबर 0। शेष कहां? शेष तो 0 हमेशा के लिए, जो भाज्य के बराबर हो जाएगा। तो ये अगर एक गुणनखंड है तो इस ये गुने भागफल जो होगा वो आपके किसके बराबर हो जाएगा? फैक्टर के। और शेषफल जब 0 हो जाएगी तो ये भी 0 और वो भी, तो इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है? 3 से भागा देने पर भी शेषफल 0 और 4 से भागा देने पर भी शेषफल 0। इसीलिए x की वैल्यू किसके बराबर हो गई? -1 के बराबर। -1 का पावर 4 +1 -1, -1 का पावर तो -1 और -1, ये -1 हो जाएगा, ठीक है ना? तो इसमें से होगा क्या? 2 गो तो चलिए कट जाएगा, -2 बच जाएगा। -2 के बाद क्या है? तो कितना रखने पर 0 हो जाएगा? +2 अगर होता तो क्या हो जाता? 0 हो जाती। क्या बताएं, बोलो। ये कंफ्यूज हुई कि वो कंफ्यूज हुई? ये कंफ्यूज हुई ना, तो इसको मिटा दो। अब आ जाओ इधर। इधर तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो इसी को बनाना था। हाँ, x बराबर -1 रखने पर ये पूरी तरह से शून्य के बराबर होनी चाहिए, मतलब पूरी तरह से रिमाइंडर 0 होना चाहिए। हमने जब x बराबर -1 रखा तो मेरा यहां तक का आया -2। अब प्लस c है तो c के जगह पे क्या होता कि 0 हो जाते? +2 हो जाता। 97 नंबर। आपको याद होगा पिछला क्लास, कुछ याद आया? थोड़ा भी भाग देना है तो 0 बैठा दीजिए, आपका आंसर 6 से बड़ा होना चाहिए। चलिए 0 बैठाने पर ये 4 से कम हो रहा है, 0 बैठाने पर 6 हो रहा, 0 बैठाने पर 6 से बड़ा हो रहा, 0 बैठाने पर 7 हो रहा। तो हमको क्या चाहिए? 6 से बड़ी होनी चाहिए, और ये 6 से छोटी है ना, तो आंसर किस पे बैठाने से फील आया? क्लियर? क्योंकि 80 से 33 में भागा देने में अजीब लगता है, लेकिन 330 में 80 से भागा देने में अजीब जैसे लगता है कौवा ने टाई पहन लिया हो। नहीं, 2 अनुपात में अगर संख्या होती है तो आप बताइए पहली संख्या का नाम क्या होता है, पता है? एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको कहते हैं एंटीसीडेंट। परीक्षा में दे दिया था। क्या किया? बोला 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उसका एंटीसीडेंट 12 है, सब 4 बराबर 12 समझ के बना दिया। नाम याद रखिएगा, इसको हिंदी में ही लिखता है ऐसे ही, एंटीसीडेंट, ए मूर्धन्य नौ ट दीर्घिकार सीडेंट। जैसे मैसेज आप अंग्रेजी में टाइप करते हैं। हमारे गांव में एक लड़का था, वो प्रधानाध्यापक भी लिखता था PRADHN, है ना? तो वही हाल है, कॉन्सिक्वेंट। लेकिन शुद्ध हिंदी में अगर कहा जाए तो 2 अनुपात में पहली अनुपात को कहते हैं पूर्ववर्ती। लेकिन इतना बदमाश होता है कि ये भी लिख दे तो आदमी पूर्व से पहले समझ जाए, लिख देगा अनुवर्ती। इसलिए गणित थोड़ा सा खतरनाक हो जाता है। अगर शुद्ध हिंदी और अंग्रेजी के इस्तेमाल करने लगे तो टर्म याद रखिएगा, पहला टर्म एंटीसीडेंट कहलाता है। और किसी भी रेशियो का मौसम सदैव 1 ही होता है। अगर 1 नहीं है तो फिर वो रेशियो नहीं है। आपका मौसम कितना है? इसका मतलब 4 गुना हुआ, 4 गुना हुआ तो इसका लौसा कितने हो जाएंगे? 12 ना। रेशियो का लौसा उसी के गुणनफल के बराबर होते हैं, तो 1 बराबर 4 तो 12 बराबर 12 चौके 48। ठीक है। त्रिज्य खंड किसको कहते हैं? जिसको त्रिज्या ने खंड में बांट दिया, हाँ या ना? 100 सेंटीमीटर व्यास है, इसका मतलब क्लियर है कि ये कितना होगा? 50। ये कितना होगा? प्रथम दृष्टया में बनता ऐसे ही त्रिज्यखंड है, लेकिन अर्धवृत्त भी त्रिज्यखंड होता है। तो हो सकता है कि इस एंगल का मान अगर 180 आ गया तो समझिएगा वो अर्धवृत्त ही त्रिज्यखंड है। यहां पर थीटा मुझे पता नहीं, लेकिन इस तार की लंबाई कितनी है?
25 पाई ना, जिसको मोड़ा गया वो इतने ना है। तो हम सब लोग क्या जानते हैं, चाप की लंबाई बराबर क्या होता है, पाई आर थीटा बटे 180 बराबर 25 पाई के चाप की लंबाई पाई आर थीटा बट्टे 180, क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360। तो 25 दूनी और 2 से काटेंगे तो 90, थीटा बराबर 90 डिग्री, 90 डिग्री को रेडियन में क्या कहते हैं, पाई बाई 4 2। हाँ हम भी डर गए क्योंकि हम ही गलती कर दिए क्या। यहां तक क्लियर है। चलिए आज के दिन का शतक लगा है, अभिवादन स्वीकार किया जाए सब लोग को। गुड। आज जैसे ही स्वीकार किया जाए तो 6,000 मार के भाग जाते हैं। क्यों भाग जाते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर स्क्वायर 144 बट्टे कितना, हमेशा के लिए 10,000 जो कि 86.40 के 6 मरतबे एग्जैक्ट कट जाता है, मूलधन बराबर 6,000 रुपया। गुड नाइट गुड नाइट।